कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लेगा, आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी किसी का नाम तो नहीं ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या तारीख बताइए, क्या अपराधी भी था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम बार कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग को भी तोड़ता है, अपराधी आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ऐसा नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। चोरों के जो है हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चाटुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का है।
जो उत्तर प्रदेश की जनता को, 25 करोड़ जनता को पहचान का संकट खड़ा हुआ, इन्हीं पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण हुआ है, जो सत्ता के द्वारा पोषित होते थे, जिन्हें महिमा मंडित करके ये लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिन पेशेवर माफिया और अपराधियों के सामने सत्ता नतमस्तक होती थी, और आज उत्तर प्रदेश भी इस बात को जान रहा है और देश और दुनिया भी जान रहा है, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चली है वह एक नजीर भी बनी है। तो मुझे आश्चर्य इस बात को हुआ, आश्चर्य तो मुझे इस बात के लिए हुआ कि उत्तर प्रदेश जिन जिन उपलब्धियों में नंबर 1 पर है, जिन बातों में पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया, उन उपलब्धियों के बारे में हर उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, या कोई भी उत्तर प्रदेश का वासी हो, हर एक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, हम सबको गौरव होना चाहिए। लेकिन हम कहें साहब ये तो गलत है, हम ये कहें कि साहब नहीं, उत्तर प्रदेश तो अभी जो है 50वें स्थान पर है, तो 50 तो राज्य ही नहीं यूपी में अंदर। आश्चर्य होता है हमें, यानी उन्हें यह दिखाने में कि उत्तर प्रदेश तो भी पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश बीमारू है, यह बोलने में गौरव की अनुभूति होती है। यह उत्तर प्रदेश के बारे में इनकी मंशाओं को उजागर करता है, क्योंकि जब इनका शासन था तब कुछ कर नहीं पाए, और आज डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है, तो उनको बुरा लगता है, ये सब बुरा लगता है उन्हें। और फिर उसको लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तमाम प्रकार की बातें फिर शुरू होती हैं। होना तो यह चाहिए कि हर सदस्य को, हर माननीय सदस्य को, वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, उसको उत्तर प्रदेश के गौरव पर, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 7 साल 10 साल पहले जो यूपी था, जहां का यूथ अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था, अगर वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आखिर हम क्या, हम यूपी के हितैषी हैं क्या, उत्तर प्रदेश के हितैषी हैं क्या? और इसलिए मुझे महोदय एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक बात कही थी, कुछ लोगों को भले ही बुरा लगेगा। उन्होंने कहा था कि शक्ति देना तो आसान है, लेकिन बुद्धि देना बहुत कठिन है। अगर इसको सरल भाषा में मैं कहूं कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। हम प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, शौचालय मिलेगा, सबको मिलेगा, हर गरीब हर जरूरतमंद को मिलेगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता है, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको आवास मिलना चाहिए, उसको विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, और उसको शासन में रोजगार में कोई भेदभाव नहीं मिलना चाहिए। जब हम इस बात करते हैं, हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं,
ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। ये लोग न्याय की बात करते हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे कि इसकी सूची जरूर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, सभी माननीय सदस्य की जानकारी में आ जाए। फ्लोर में सदन के फ्लोर पे ही हम इसको टेबल करेंगे। ले हो गया टेबल। अध्यक्ष महोदय, वो टेबल हो गया ना, टेबल नहीं चाहिए मुझे, मैं सूची चाहता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आ जाए, इससे पूरे सदन की जानकारी में आ जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सच्चाई है। बस सेलेक्ट और उनकी सूची मुख्य समय के बोला तो उनका समय के युवाओं के साथ क्या भेदभाव होता था। कौन सा ऐसा आयोग था? दिनों सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, पुलिस की भर्ती और कौन कौन सी भर्ती होती थी, उस समय क्या होता था, किसी से छुपावा नहीं है। हाँ, उसी में लेखपाल दिनों सेवा चयन आयोग में ये सब होता था जी, उस समय हो जाता था। और सचमुच महोदय, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय तब फिर मुझे बहुत, यानी उत्तर प्रदेश की जनता के पुरुषार्थ पर मुझे वास्तव में गौरव की अनुभूति होती है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2014, 2017, 2019, 2022 में बार बार जनादेश देकर के इस बात, आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या होता है? के लिए कह रहे हो, दूसरे के लिए गुस्से कह रहे हो, अपना तो चेहरा नहीं कर रहा। मैं तो बहुत उसके साथ बता रहा हूं आपको, आप जो कर रहे थे उसका एहसास करा रहा हूं, मैं उसका एहसास करा रहा हूं कि बार बार देखिए, संसदीय लोकतंत्र में पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है जनता का जनादेश, और दूसरा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा माध्यम है दूसरा देश और दुनिया का विश्वास। ये जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, ये पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश आज जिन योजनाओं में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है। और मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार कृपा का राज्य है, अपार कृपा का राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 11% भूमि हमारे पास है, लेकिन उत्पादन हम करते हैं इसमें 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है। आज यहां पर खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं है, आलू है, मटर है, आम है, आंवला है, दुग्ध उत्पादन है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महोदय, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देने में 1,74,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, इसको उत्तर प्रदेश में इतने लोग इससे, यानी देश के अंदर नंबर 1 पर। एक्सप्रेसवे में नंबर 1 पर। प्रदेश के श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भरण पोषण भत्ता देने में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में नंबर 1, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम 96 लाख यूनिट यूपी के अंदर हैं, जो परंपरागत उद्यम है। यूपी के
औद्योगिक विकास की आधारशिला है। इसमें नंबर 1, कृषि निवेश पर किसानों को देय अनुदान में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है। देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाला राज्य है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तरफ अग्रसर हुआ है, यह उत्तर प्रदेश राज्य है। हर गरीब के घर में शौचालय भी बने, सर्वाधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए, उसमें भी नंबर 1। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है। गवर्नमेंट ई मार्केट से सबसे अधिक प्रोक्यूरमेंट करने वाला राज्य और पहला राज्य भी। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में महोदय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 52,77,000 गरीबों को एक एक आवास मिला है, बिना भेदभाव के मिला है। देश के अंदर नंबर 1। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला देश का पहला नंबर 1 का राज्य। और महोदय ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के प्रयोग में देश के अंदर नंबर 1 का राज्य है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 8 करोड़ 51 लाख खाता धारक है, यानी 8 करोड़ 51 लाख ये खाता धारक हुए हैं जिनके बैंक में कभी अकाउंट नहीं खुल पाए थे। यह डबल इंजन सरकार आने के बाद ही उन बेचारों के अकाउंट खुल पाए और डीबीटी के माध्यम से पूरा 100% पैसा उनके पास पहुंचा। स्वामित्व योजना, गांव में जिसका घर जहां पर उसका मालिक वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार दे देना। महोदय ऐसे 50,37,000 से अधिक घरौनी उन गरीबों को अब तक प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 50 लाख से ज्यादा जिन गरीबों को उपलब्ध कराया गया, क्या ये किसी जाति के थे क्या? उत्तर प्रदेश का वासी था। हर जाति, हर मत, हर मजहब का यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। आप निवेशकों को के उत्तर प्रदेश पर विश्वास पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आप अपने समय में कुछ नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय जो इन्वेस्टर समिट के नाम पे कोई भी उद्यमी यूपी में नहीं आना चाहता था तो कहां करते थे उसमें इन्वेस्टर समिट? दिल्ली में और मुंबई में। तो पूछा जाता था वहां क्यों कर रहे हैं? कहा साहब यूपी में कौन आएगा? तो जो व्यक्ति, मुझे एक बात बताओ, जो उद्यमी यूपी के अंदर नहीं आना चाहता है, आपके इन्वेस्टर समिट में नहीं आना चाहता है, तो क्या वो निवेश करने के लिए आएंगे? ये लोग यही करते थे और यही करते थे। और इसलिए महोदय दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही इस पे भी। और उन्होंने कहा था, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और यही है सच्चाई। यानी इनको यूपी की उपलब्धियों पे गौरव नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले इसकी चिंता नहीं, उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी कई गुना बढ़े इसकी चिंता नहीं, हर खेत में पानी जाए इसकी चिंता नहीं। बस अवसर मिले तो एक नया महाभारत रचाने की तैयारी हो जाती है। और यही तो उन्होंने किया है। यहां पे यूपी के अंदर तो यही सब कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने अपने यहां से फिर एक नया शगुफा छोड़ने का प्रयास किया और था मध्यकाल के एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, श्री रामचरित्र मानस को लेकर के, तुलसीदास जी को लेकर के। महोदय संत तुलसीदास जी ने
जिस कालखंड में रामचरितमानस की रचना की थी, उन जैसा साधक और संत को उस समय की सत्ता का बुलावा आया था। अकबर ने उनको बुलाया था। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मनसबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है, बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था बोलो राजा रामचंद्र की। तो तुलसीदास जी की देन है। लेकिन तुलसीदास जी को और रामचरितमानस जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता, क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है? इसमें क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको मैंने नहीं बोला। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे यही निवेदन है। कंटेक्स्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे हाँ तो कोई भी तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं था क्या? वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए ये बात। जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी ये टोकना नहीं चाहिए बार। महोदय दूसरा है, हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे। महोदय बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है। भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देख यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब यह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ
जगह जगह वो करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय, ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में ये प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं, और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिक दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन है, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो। जब तक दुशासन है, बेड़ी कैसे बंध पाएगी, कोटि कोटि संतति है, मां की लाज न लुट पाएगी। वर्तमान और भावी पीढ़ी को अगर बचाना है तो इसके लिए गौ आधारित खेती एकमात्र आधार है। गौ आधारित खेती, गाय भी बचेगी, आस्था का भी सम्मान होगा, और विष मुक्त खेती के माध्यम से हम अन्नदाता किसान को ज्यादा दाम भी दे पाएंगे। सरकार उसके लिए कदम बढ़ा रही है, बढ़ा चुकी है। हमारी सरकार ने तय किया है कि गंगा के किनारे तटवर्ती 27 जनपदों में, बुंदेलखंड में हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे, और उसके लिए वहां पे हम लोग किसान, अन्नदाता किसानों को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, सब्सिडी भी देंगे।
इसके लिए क्लस्टर बनाए गए हैं गौ आधारित खेती के लिए, जिसमें 1714 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं और इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। गोवंश को बचाने के लिए नेता विरोधी दल बोल रहे थे कि उन्हें सांड से परहेज था। अब परहेज ही था, लेकिन कह रहे थे कैसे महोदय इस सांड, लेकिन मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, आप बैठिए। लेकिन ये गोवंश हमारी सरकार ने तो कार्यक्रम बनाए हैं। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं। एक, शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थल, 10 लाख से अधिक गोवंश वहां पे उनकी देखभाल की जा रही है। दूसरा, कोई भी अन्नदाता किसान जो अपने घर में रख करके 4 गोवंश की देखभाल करेगा, 4 गोवंश तक उन्मन्य है, उन्हें हम 900 रुपये प्रति गोवंश हर महीने देंगे। लगभग 1.5 लाख के आसपास किसान इसके साथ जुड़े हैं और 900 रुपये हर महीने दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। तीसरा, कुपोषित परिवार, निराश्रित गो आश्रय स्थल से ब्याही हुई एक गाय उस कुपोषित परिवार को दी जा रही है। जिस परिवार में मां या बच्चा कोई कुपोषित है या दोनों कुपोषित हैं, गाय और 900 रुपये हर महीने उन्हें उपलब्ध करवाने का काम भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तो किया, लेकिन क्या 17 के पहले समस्या नहीं थी क्या? 17 के चुनाव में तो अन्ना प्रथा पे बड़ा हल्ला हुआ था बुंदेलखंड में। तब आप क्या कर रहे थे? तब आप क्या कर रहे थे? एक। दूसरा है कि आज क्या ये सच नहीं है कि दूध आप निकालते हैं और सड़कों पे उनको छोड़ देते हैं बेचारों को? ये भी सच है। बहुत सारी जगह ये चीजें बहुत सारी जगह देखने को मिलती हैं, लेकिन हम देखभाल करेंगे। आपका जो नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है, ऐसा कुछ नारा लगता था। हमारा है कि जो गाय सड़क पे दिखेगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम करेंगे। क्योंकि हमारे लिए, हमने अगर उसको मां का संबोधन दिया तो सम्मान भी देंगे। और इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। नस्ल सुधार की दिशा में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उसके संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश में डेयरी सेक्टर की स्ट्रेंथनिंग के लिए कार्रवाई भी हो रही है और इस दिशा में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं।